हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। वन लाइनर क्वेश्चन का आज 18वां वीडियो है शायद। तो आई होप आप लोग पहले का सारा वीडियो देख चुके होंगे और आप लोग देखने के साथ साथ नोट्स भी जरूर बना रहे होंगे। तो आइए देर ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रथम दिल्ली दरबार कब हुआ था? तो प्रथम दिल्ली दरबार हुआ था 1877 में। कब हुआ था? 1877 में, 1877 में। ठीक है। अगर कुल दिल्ली दरबार की बात की जाए तो कुल दिल्ली दरबार कितना हुआ था? 3 दिल्ली दरबार हुआ है। कुल कितने दिल्ली दरबार हुए हैं? 3। कब कब हुआ है? तो प्रथम हुआ है 1877 में, द्वितीय हुआ है 1903 में, और थर्ड कब हुआ है? तो थर्ड हुआ है 1911 में। कब हुआ है? 1911 में। अगर इस टाइम वायसराय की बात की जाए कि इस समय वायसराय कौन था? वायसराय था इस समय कौन था? लीटन था। कौन था? लीटन। अगर इस समय की बात की जाए तो इस समय कर्जन का शासनकाल था। किसका था? कर्जन का, लॉर्ड कर्जन। और इस समय तो हार्डिंग द्वितीय था। कौन था? हार्डिंग द्वितीय। ठीक है। तो अगर आपसे वायसराय पूछेगा तब भी आप लिखने में सक्षम होंगे। अगर आपसे डेट पूछेगा कि सेकेंड दिल्ली दरबार कब हुआ था तब भी आप लिखने में सक्षम होंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुल दिल्ली दरबार कितना हुआ था तब भी आप लिखने में सक्षम होंगे, क्योंकि कुल दिल्ली दरबार 3 हुआ था। कब कब हुआ था? 1877, 1903 और 1911। प्रथम में वायसराय कौन था? लॉर्ड लीटन था। द्वितीय में लॉर्ड कर्जन था और तृतीय में हार्डिंग द्वितीय था। ठीक है। अगर विशेषता की बात की जाए तो प्रथम दिल्ली दरबार की विशेषता क्या थी? प्रथम दिल्ली दरबार के समय महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया था। ठीक है। तो महारानी विक्टोरिया को भारत का महारानी कब घोषित किया गया था? महारानी बोलिए या सम्राज्ञी बोलिए, कब घोषित किया गया था? तो 1877 में। कब किया गया था? 1877 में रानी विक्टोरिया को भारत का महारानी घोषित किया गया था। ठीक है। सेकेंड दिल्ली दरबार का विशेषता क्या था? तो सेकेंड दिल्ली दरबार का विशेषता था कि जो वहां का जॉर्ज सप्तम था, ब्रिटिश का जॉर्ज सप्तम, उसे राजा घोषित किया गया था। ठीक है। राजा या सम्राट, राजा सम्राट एक ही होता है। तो वहां का सम्राट घोषित किया गया था। किसको? एडवर्ड जॉर्ज सप्तम को। ठीक है। और तृतीय की विशेषता भी बोला जाए तो इसकी विशेषता सबसे खास है, क्योंकि जॉर्ज पंचम जो है, जो ब्रिटेन के सम्राट थे, वो व्यक्तिगत रूप से इस दिल्ली दरबार में प्रस्तुत हुए थे, जबकि इसमें प्रस्तुत नहीं हुए थे। सेकेंड वाला दिल्ली दरबार में भी वो व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत नहीं हुए थे वहां का सम्राट। लेकिन तृतीय जो दिल्ली दरबार हुआ था 1911, इसमें जॉर्ज पंचम कौन था? ब्रिटेन का सम्राट कौन था? तो जॉर्ज पंचम था। ठीक है। जॉर्ज पंचम जो है वो व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत हुआ था भारत में। व्यक्तिगत रूप से आया था। ठीक है। तो तीसरा दिल्ली दरबार का यही विशेषता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का, यानी कि एक सदस्य का कार्यकाल कितना का होता है? तो एक सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। कितना का होता है? 6 वर्ष का एक सदस्य का कार्यकाल होता है। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में कुल विधान परिषद की संख्या कितनी है? 28 तो राज्य है, लेकिन क्या कुल राज्यों में विधान परिषद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितना? कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है। 6 राज्यों में कौन कौन सा? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और एक कर्नाटक। इन्हीं छह राज्यों में विधान परिषद वर्तमान में है। ठीक है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में विधान परिषद है।
विधान परिषद के एक सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। कितना? 6 वर्ष का होता है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विधान परिषद में निर्वाचन कितने-कितने समय में होता है? तो प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचन होता है विधान परिषद में सदस्यों का, ठीक है? तो कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है प्रत्येक 2 वर्ष में? तो 1/3 सदस्यों का। कितने? 2 वर्षों में, प्रत्येक 2 वर्षों में होता है, ठीक है? कितने सदस्यों का? तो 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। कितने सदस्यों का? 1/3 सदस्यों का। आपसे पूछा जा सकता है कि विधान परिषद की संरचना, ठीक है? विधान परिषद का संरचना किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो विधान परिषद का संरचना का दिया गया है 171 में। कितने में? अनुच्छेद 171 में विधान परिषद के संरचना के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है? अगर वहीं आपसे विधान परिषद की सृजन या समाप्ति की बात की जाए कि ये तो संरचना है, ठीक है? ये क्या है? विधान परिषद का संरचना। अगर विधान परिषद का सृजन या समाप्ति की बात की जाए कि किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 169 में दिया गया है। किस अनुच्छेद में सृजन या समाप्ति की बात की गई है? तो अनुच्छेद 169 में, ठीक है? आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विधान परिषद का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो विधान परिषद का अगर कार्यकाल बोलेगा तो ये अस्थाई है, इसका कार्यकाल कुछ नहीं है, ये अस्थाई है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जैसे लोकसभा का 5 साल का कार्यकाल होता है या विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, वैसा कुछ विधान परिषद का है? नहीं, बिल्कुल नहीं। विधान परिषद को या तो इसका समाप्त किया जा सकता है या फिर इसका कार्यकाल अस्थायी रूप से चलता ही रहेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का भी कोई कार्यकाल नहीं है, राज्यसभा अस्थायी रूप से स्थित रहता है, ठीक है? इसका कार्यकाल नहीं होता, ये अस्थायी रूप से रहता है, ये कभी विघटन नहीं होता है। तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विधान परिषद और राज्यसभा में क्या डिफरेंट है? तो देखिए, विधान परिषद का सृजन या समाप्ति किया जा सकता है। विधान परिषद को कभी ना कभी, जैसे कि अगर विधान परिषद को कोई राज्य समाप्त करना चाहे तो कैसे समाप्त कर सकता है? वो अपने विधानसभा के कुल सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधान परिषद को समाप्त कर सकता है, लेकिन राज्यसभा को किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है? तो यही डिफरेंट है कि विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है सीधा क्वेश्चन कि क्या विधान परिषद का कोई कार्यकाल होता है? तो जी नहीं, विधान परिषद अस्थायी रूप से रहता है, ये अस्थायी है, ठीक है? इसका कार्यकाल अस्थायी रूप से है, ठीक है? वहीं एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विधान परिषद का जो है, विधान परिषद का अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है? अधिकतम सदस्य जो है विधानसभा में, सॉरी, विधान परिषद में कितना हो सकता है? तो विधानसभा के कुल सदस्यों का विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य विधान परिषद का सदस्य हो सकता है। कितना? जिस राज्य में, मान लीजिए कि जैसे यूपी की बात कर लिया जाए, ठीक है? यूपी में विधान परिषद है, तो यूपी के विधान परिषद में सदस्य कितना हो सकता है अधिकतम? तो यूपी के विधानसभा में जितना सदस्य है, उसके कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य अधिकतम विधान परिषद में हो सकता है, उससे ज्यादा सदस्य नहीं हो सकता है, ठीक है? 1/3 उस राज्य, संबंधित राज्य के विधानसभा के 1/3 सदस्य विधान परिषद का अधिकतम सदस्य हो सकता है। तो फिर न्यूनतम सदस्य भी होता होगा। विधान परिषद का न्यूनतम सदस्य क्या होता है? तो इसका न्यूनतम सदस्य जो है वो 40 होता है। कितना होता है? किसी भी विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होना ही चाहिए। कितना सदस्य होना चाहिए? कम से कम 40 सदस्य होना चाहिए, ठीक है? तो विधान परिषद से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई होप आप लोग उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। कहाँ के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, ठीक है? आपसे पूछा जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक का जिक्र संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये भाग संविधान के भाग 4 में किया गया है। किस भाग में? संविधान के भाग 4 में। अनुच्छेद की अगर बात की जाए कि नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी भी इसी को कहा जाता है, किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है? तो इसका जिक्र किया गया आर्टिकल 36 से 51। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 36 से 51। आइए
नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लेते हैं। अगर अनुच्छेद 36 की बात की जाए कि अनुच्छेद 36 में क्या है, तो अनुच्छेद 36 में इसका परिभाषा दिया गया है। किसका परिभाषा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर राज्य का परिभाषा दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 37 में, तो आर्टिकल 37 में कहा गया कि अगर नीति निर्देशक तत्व के तहत जिस जिस बातों का जिक्र किया गया है जिक्र किया गया है, अगर उस बात को लागू नहीं किया जाए तो आप न्यायालय में इसका कंप्लेन करने नहीं जा सकते हैं, यानी कि ये न्याय योग्य नहीं है। क्या नहीं है? न्यायोचित बोलिए या फिर न्याय योग्य बोलिए, इसे न्यायोचित भी बोला जाता है, ठीक है। कि डीपीएसपी, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या डीपीएसपी या नीति निर्देशक तत्व तो न्यायोचित है? तो जी नहीं, ये न्यायोचित नहीं है, क्योंकि आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कोर्ट में इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व हमको ये चीज दिया है, राज्य ने ऐसा लागू क्यों नहीं किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, राज्य के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि डीपीएसपी में जिस बात का जिक्र है उस चीज को वो लागू करे कि नहीं करे, ठीक है। तो आप इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। जैसे कि फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप उसके अगेंस्ट तुरंत जाके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं पर भी जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार को नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन डीपीएसपी के अगेंस्ट आप जाके कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आर्टिकल 38 की बात की जाए तो इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है कि डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य के बारे में जिक्र किया गया है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्यों का स्थापना। क्या कहा गया है इसमें? लोक कल्याणकारी राज्यों का स्थापना, ठीक है। लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना की बात की गई है। अगर आर्टिकल 40 में 38 का पहले आप देख लीजिए 39 का ए, ठीक है। 39 का ए, इसको 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। इसमें क्या कहा गया है कि व्यक्ति को निशुल्क न्याय व्यवस्था उपलब्ध किया जाए। किस आर्टिकल में है निशुल्क न्याय व्यवस्था? जैसे कि मान लीजिए आप केस लड़ने गए, ठीक है, फैमिली कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट में, तो आपका हैसियत नहीं है कि वकील आप हायर कर पाइए, तो आपको सरकार द्वारा फ्री में वकील आपको दिलवाया जाएगा। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 39 के ए के तहत। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 39 के क्लोज ए के तहत। इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसे जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। किसके तहत जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया था, ठीक है, निशुल्क न्याय व्यवस्था। अगर आर्टिकल 40 की बात की जाए कि अनुच्छेद 40 में क्या है, तो अनुच्छेद 40 में प्रावधान है पंचायती राज व्यवस्था का। किसका प्रावधान है अनुच्छेद 40 में? अनुच्छेद 40 में है पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में किया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में किया गया है, ठीक है। किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में किया गया है, और ये गांधीवादी नीति से प्रेरित है, ठीक है। अगर आपसे वही पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 44 में, अगर आपसे पूछ लिया जाए, अभी पूरा चर्चा में है कौन सा? समान सिविल संहिता। क्या है? समान नागरिक संहिता बोलिए या फिर समान सिविल संहिता बोलिए, दोनों बराबर ही है, ठीक है। समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता का जिक्र किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 40 में। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 44 में, सॉरी 40 बोल रहा है क्या, 40 में तो पंचायती राज व्यवस्था है। आर्टिकल 44 में जिक्र किया गया है किसका? समान सिविल संहिता का। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि चाहे जात कोई भी हो, भारत में निवास करने वाले जितने भी लोग हैं सभी के लिए एक समान कानून रहे, चाहे वो विवाह से संबंधित कानून हो या तलाक से संबंधित कानून हो या फिर कोई क्राइम से, हालांकि क्राइम में तो अभी भी एक जैसा ही सजा है, लेकिन विवाह आदि को लेके देखिएगा सबका डिफरेंट डिफरेंट रूल है। जैसे कि मुस्लिम के लिए कुछ और है, हिंदू के लिए कुछ और है, सिख ईसाई सबके लिए अलग है। लेकिन जब समान सिविल संहिता लागू हो जाएगा उस समय पूरे भारत के नागरिकों के लिए एक समान कानून हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य में सबसे पहले ना समान सिविल संहिता को लागू किया गया था? तो गोवा में लागू किया गया था। कौन से राज्य में? गोवा में। वर्तमान में कहाँ लागू किया गया है? तो वर्तमान में अधिनियम लाकर उत्तराखंड में लागू किया गया है। कहाँ लागू किया गया है वर्तमान में? उत्तराखंड में भी लागू कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले पुर्तगाल के समय से ही गोवा में लागू है।
इसके बाद अभी कहाँ इसे लागू करने की चर्चा चल रही है, तो गुजरात में भी अधिनियम लाया गया है समान सिविल संहिता से रिलेटेड, ठीक है, लेकिन उत्तराखंड में इसे इम्प्लीमेंट किया जा चुका है और गोवा में तो पहले से ही लागू है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आई होप आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंक का नाम क्या है? क्या नाम है उसका? अच्छा, इसमें नाम ही नहीं लिखे हैं, उसका जिला परिषद नाम है। क्या नाम है? जिला परिषद। उसे कहा जाता है सर्वोच्च अंक, क्या कहा जाता है? जिला परिषद। तो आपको बता दें कि पंचायती राज संस्थानों में कुल 3 स्तर पर है, क्योंकि 3 स्तर पर लागू किया गया है। किसके सिफारिश पर? तो बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर पर लागू किया है। कौन सा? तो सर्वोच्च तो ये है, ये सर्वोच्च है। मध्य में कौन है? यह है पंचायत समिति। अंतिम में कौन है? तो अंतिम में है ग्राम सभा। क्या है अंतिम में? ग्राम सभा। तो 3 स्तर पर हो गया ना। सबसे सर्वोच्च कौन सा है? जिला परिषद, इसके बाद पंचायत समिति और थर्ड नंबर पे ग्राम सभा। किसके सिफारिश पर लागू किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। मेहता समिति के सिफारिश पर। इसी को कहा जाता है बी आर मेहता, ठीक है, इसी को कहा जाता है बी आर मेहता। अगर बी आर मेहता भी लिखा रहेगा तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है, कि बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था सन 1957 में। कब गठन किया गया था? सन 1957 में। इन्होंने अपना रिपोर्ट कब पेश किया? तो इन्होंने रिपोर्ट दिया 1958 में। कब रिपोर्ट दिया? 1958 में, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए अशोक मेहता समिति का, तो अशोक मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित ही था। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977 में। कब गठन हुआ था अशोक मेहता समिति का गठन? 1977 में, ठीक है। इन्होंने रिपोर्ट कब दिया? तो इन्होंने रिपोर्ट सौंपा 1978 में। कब रिपोर्ट दिया? 1978 में। देखिए, बलवंत राय मेहता उत्तरी स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किए थे, लेकिन अशोक मेहता जो है वो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किए थे। दो स्तर कौन कौन सा? तो इन्होंने एक तो मंडल पंचायत की सब सिफारिश की थी और एक सीधा जिला परिषद का, ये ग्राम सभा वाला कॉन्सेप्ट को हटा दिए थे। तो ये कई स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी? 2 स्तरीय। कितने स्तरीय? 2 स्तरीय। जबकि बलवंत राय मेहता 3 स्तरीय बात किए थे, ठीक है। और वहीं जीबी के राव समिति की बात की जाए तो जीबी के राव समिति जो है, जीबी के राव समिति, इसका गठन कब हुआ था? ये भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। तो इसका गठन हुआ था सन 1985 में। कब गठन हुआ था? 1985 में। रिपोर्ट कब दी इन्होंने? तो रिपोर्ट इन्होंने दी थी 1986 में। कब दी थी? 1986 में। और इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। कई स्तरीय? 4 स्तरीय, ठीक है। तो अशोक मेहता 2 स्तरीय, बलवंत राय मेहता 3 स्तरीय और जीवी के राव समिति 4 स्तरीय। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू है, तो 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है जहां पे 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। तो किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है वर्तमान में? सिर्फ पश्चिम बंगाल में, और कहीं पर भी नहीं। सब जगह 3 स्तरीय 2 स्तरीय लागू है। केरल में शायद 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, ठीक है। और जबकि और राज्य में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। किसके सिफारिश पर? तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर, ठीक है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रायोगिक तौर पे, ठीक है, किस तौर पे? प्रायोगिक, ये वाला कलर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? प्रायोगिक तौर पर
पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में सर्वप्रथम लागू किया गया था? तो इसे लागू किया गया था आंध्र प्रदेश में। कहा? आंध्र प्रदेश में। कब लागू किया गया था? तो अगस्त 1958 में। कब लागू किया गया था? अगस्त 1958 में। लेकिन ध्यान रहे, प्रायोगिक तौर पे अगर पूछेगा तो आंध्र प्रदेश आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जब क्वेश्चन आए तो आप लोग नोटिस कीजिएगा जरूर, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था, या फिर प्रायोगिक तौर पर पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू किया गया था। अगर प्रायोगिक शब्द को उसमें इंक्लूड कर देगा तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कब लागू किया गया था? अगस्त 1958 में। अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू कब किया गया था, तो पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ लागू किया गया था? नागौर में। कहाँ लागू किया गया था? ओहो, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर। नागौर कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में लागू किया गया था, ठीक है। राजस्थान के नागौर में लागू किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को। लेकिन प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? आंध्र प्रदेश में। कब लागू किया गया था? अगस्त 1958 को। अगर वहीं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मैं बोर्ड भर गया है, मैं बोल रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि 73वां संविधान संशोधन करने के बाद जब इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया, 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन होने के बाद सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? जो मतलब 73वां संविधान संशोधन के तहत जो जो प्रावधान था, तो इसको लागू करने वाला सर्वप्रथम कौन सा राज्य बना? तो अगर 73वां संविधान संशोधन उसमें इंक्लूड कर देगा तो उसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन होने के बाद लागू करने वाला पहला राज्य बना था मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य बना था? मध्य प्रदेश बना था, ठीक है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा समिति है जो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सबसे पहले सिफारिश किया था? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सिफारिश सर्वप्रथम सिंघवी समिति ने किया था। कौन सा? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। कौन सा समिति? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। गठन कब हुआ था इसका? तो सन 1986 में। कब गठन हुआ था? सन 1986 में, ठीक है। उन्होंने ही मतलब लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने ही पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी, ठीक है। कब? 1985 में गठन, लेकिन 1986 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दे दिया था, ठीक है। तो आई होप इससे संबंधित भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसे आराम से टिक कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कितने भारतीय राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल लागू है? तो अभी मैं जस्ट बताई कितने राज्य हैं वैसे जहां द्विसदनात्मक विधानमंडल लागू है। द्विसदनात्मक से तात्पर्य है कि जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो। तो अभी जस्ट मैं पिछले क्वेश्चन में बताई कि 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। कौन कौन सा राज्य है वो? तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कौन कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन तो बता ही दूं ना, वो तो पिछले क्वेश्चन में भी बताई कि किस किन किन 6 राज्यों में विधान परिषद है अभी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच। किसके बीच? भारत और चीन के बीच। कब हुआ था पंचशील समझौता? तो पंचशील समझौता हुआ था 29 अप्रैल 1954 को। कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को। उस समय भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो भारत का पीएम, उस समय भारत के पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के पीएम थे, ठीक है। और चीन के पीएम कौन थे? तो चीन के पीएम थे लाउ एन चाउ। चाइना के थे तो चाइना जैसा ही नाम रहेगा ना, लाउ एन चाउ, ठीक है। इन्हीं दोनों के बीच पंचशील समझौता हुआ था, ठीक है। तो पंचशील समझौता कब हुआ था? पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को। किनके किनके बीच हुआ था? तो भारत के प्राइम मिनिस्टर और चीन के प्राइम मिनिस्टर। भारत के प्राइम मिनिस्टर उस समय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। चीन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लाउ एन चाउ, ठीक है। इन्हीं दोनों के बीच हुआ था। यही पंचशील समझौता तोड़ने के कारण भारत और चीन युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1965 में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र अस्तित्व में किस देश में है?
तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र अभी किस देश में अस्तित्व में है? तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला कौन सा देश है? तो सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है भारत, क्योंकि सबसे बड़ा देश तो भारत ही है सार्क सदस्यों में से। सार्क में कुल कितने सदस्य हैं? तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? सन 1985 में। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सार्क किसके दिमाग की उपज है, तो सार्क किसके दिमाग की उपज है? मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान के दिमाग की उपज थी। ठीक है, सार्क। शेख मुजीबुर रहमान कौन थे? तो ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे, शेख हसीना के पिता थे। इन्हें बांग्लादेश का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सार्क किसके दिमाग की उपज थी, तो शेख मुजीबुर रहमान की। ठीक है, आपसे ये पूछा जाए कि सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो इसमें सदस्य देशों की संख्या 8 है। कितने हैं सदस्य देशों की संख्या? 8। कौन कौन से देश हैं? तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं सार्क में। सार्क में है भारत, अपना भारत जो सबसे बड़ा देश है सार्क सदस्यों में से। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और कौन सा 2 देश है? तो मालदीव और श्रीलंका। कौन सा? मालदीव और श्रीलंका। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सार्क का गठन कहाँ हुआ था, तो इसका गठन जो हुआ था वो हुआ था ढाका में। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। यहीं पर सार्क का गठन हुआ था। ठीक है, अगर हेड क्वार्टर बोल दिया जाए आपसे कि सार्क का हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है काठमांडू में। कहाँ है मुख्यालय? काठमांडू में। ठीक है, तो सार्क से संबंधित एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा। इससे ज्यादा सार्क में और क्या ही पूछ सकता है। सार्क की स्थापना पूछेगा तो सन 1985 में। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 8। कौन कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, तो ये 5 देश हो गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सार्क किसके दिमाग की उपज है, तो सार्क शेख मुजीबुर रहमान के दिमाग की उपज है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। सार्क का गठन कहाँ किया गया था? तो ढाका में किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 19 के तहत वर्तमान में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो यानी कि कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19 के तहत हम लोगों को? तो देखिए यहाँ वर्तमान की बात की है, तो आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए, यानी कि मूल संविधान में स्वतंत्रता की संख्या ज्यादा या कम थी, तभी तो ये बोल रहा है कि वर्तमान में स्वतंत्रता कितना दिया गया है आर्टिकल 19 के तहत। तो अगर देखिए वर्तमान अगर मूल संविधान की बात की जाए कि मूल संविधान में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया था आर्टिकल 19 के तहत, तो 6 प्रकार के, सॉरी 7 प्रकार के। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितने प्रकार का है? तो वर्तमान में 6 प्रकार का दिया गया है। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कौन कौन सा? तो आइए देख लेते हैं अनुच्छेद 19 के तहत वर्तमान में कौन सा हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। तो आर्टिकल 19 के, एक मिनट, आर्टिकल 19 के एक क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी। क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी। आर्टिकल 19 के ए में। बी क्या कहता है? तो बी कहता है सभा या सम्मेलन का अधिकार। ठीक है, आप शांतिपूर्वक सभा या सम्मेलन बुला सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल सी क्या कहता है? आर्टिकल 19 के क्लोज 1 के सब क्लोज सी क्या कहता है? ये कहता है संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता। किसकी? संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल डी क्या कहता है कि आपको कहीं पर भी विचरण का अधिकार है, यानी कि आप कहीं पर भी जा आ सकते हैं। ठीक है, जाने और आने की स्वतंत्रता, किसी भी राज्य में जाने आने की स्वतंत्रता।
विचलन बोलिए, विचलन बोलिए, एक मिनट, विचलन बोलिए या फिर जाने आने की स्वतंत्रता बोलिए। ई के तहत क्या दिया गया है? ई के तहत दिया गया था आपको संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। किस चीज की? संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। वहीं अगर जी की बात की जाए तो जी की एफ, एफ में क्या कहा गया है? सॉरी, ई जो है एफ में कहा गया है आपको कि आप कहीं पर भी जाके निवास कर सकते हैं, निवास करने का स्वतंत्रता। ठीक है, निवास या फिर आपको वहां से आने की स्वतंत्रता, निवास या फिर छोड़ने की स्वतंत्रता। किसी भी राज्य को आप छोड़ के दूसरे राज्य में निवास कर सकते हैं। ठीक है, जी क्या कहता है? जी जो है वो आपको किसी प्रकार का व्यवसाय करने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, किसका? व्यवसाय का स्वतंत्रता। ठीक है, ये संपत्ति अर्जित वाला जो है ये एफ में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? एफ में आ जाएगा। सॉरी, ई में नहीं आएगा, एक मिनट रुकिए। ई में जो है वो आपको निवास का अधिकार है। ठीक है, निवास का अधिकार या छोड़ने का अधिकार। राज्य को आप छोड़ सकते हैं या निवास कर सकते हैं। और एफ क्या कहता है? संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है, संपत्ति अर्जित का अधिकार। ठीक है, तो आइए बता देती हूँ फिर से। अनुच्छेद 19 का क्लोज 1 के सब क्लोज ए क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्लोज बी क्या कहता है? तो क्लोज बी कहता है सभा या सम्मेलन बुलाने का अधिकार है। ठीक है, किसी व्यक्ति को सभा या सम्मेलन बुलाने का अधिकार है, लेकिन कंडीशन अप्लाई, वो शांतिपूर्ण सभा या सम्मेलन होना चाहिए। आर्टिकल 19 का आर्टिकल क्लोज सी क्या कहता है? 19 का सब क्लोज सी क्या कहता है? ये संघ या समिति बनाने का, जैसे कि आप किसी प्रकार का संघ बनाते हैं, समिति बनाते हैं, स्टूडेंट समिति या फिर कोई किसान समिति, किसान संघ बनता है ना, तो किस आर्टिकल के तहत आपको ये अधिकार दिया गया है? तो 19 के क्लोज सी के तहत आपको ये अधिकार दिया गया है। ठीक है, हालांकि इसको पढ़ा क्या जाएगा? देखिए, इसको पढ़ा ऐसे जाएगा कि 19 के क्लोज 1 के सब क्लोज सी। ठीक है, ये सब क्लोज में आ जाएगा ना, कि क्लोज तो 1 हो जाएगा, इसे सब क्लोज पढ़ा जाता है। ठीक है, तो संघ या समिति बनाने का अधिकार आर्टिकल सी के तहत, 19 के सी के तहत। डी क्या कहता है? डी कहता है कि आप कहीं भी जा आ सकते हैं। ठीक है, विचलन का अधिकार दिया है। किसका अधिकार दिया गया है? आपको विचलन का अधिकार दिया गया। आप किसी भी राज्य में जा आ सकते हैं, आपको किसी राज्य में जाने आने से मना किया गया नहीं। आप यूपी के हैं तो बिहार जा सकते हैं, राजस्थान जा सकते हैं, केरल जा सकते हैं, तमिलनाडु जा सकते हैं, आप नॉर्थ से लेकर साउथ तक किसी भी राज्य में जा सकते हैं। उस राज्य में नहीं जा सकते, जैसे कि आदिवासी का कोई क्षेत्र है जहाँ पर पाबंदित है, वहां पर प्रतिबंधित है जाना, आप उस राज्य में नहीं जा सकते। मतलब उस राज्य नहीं, पार्टिकुलर उस क्षेत्र में नहीं जा सकते जहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया कि आप उस राज्य, उस क्षेत्र में नहीं जा सकते, क्योंकि वो आदिवासी के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। उसको उसके अलावा आप कहीं भी जा सकते हैं। इसके बाद सब क्लोज सी क्या, ई क्या कह रहा है? सब क्लोज ई कह रहा है आप कहीं भी जाके निवास कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप गुजरात के हैं, आप चाहेंगे तो राजस्थान में जमीन खरीद के आप वहां बस सकते हैं। बस सकते हैं कि नहीं? यूपी के हैं तो बिहार में बस सकते हैं, झारखंड में बस सकते हैं, झारखंड के हैं तो आप यूपी बिहार, मतलब 28 राज्य में कहीं पर भी जाके बस सकते हैं, या केंद्र शासित प्रदेश में भी आप बस सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल ई के तहत। ठीक है, आर्टिकल एफ क्या कहता है? आर्टिकल एफ कहता है कि आपको संपत्ति अर्जित करने का अधिकार था, पहले मौलिक अधिकार में था, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार को अब रद्द कर दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत इसे रद्द किया गया है? तो इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत रद्द किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत, किस संशोधन के तहत? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे रद्द करके और कहाँ रख दिया गया है? तो इसे रख दिया गया है अब 31, आर्टिकल 31 में भी इसी चीज का जिक्र था। ठीक है, आर्टिकल 31 में भी जिक्र था। आर्टिकल 31 में जो जिस चीज का प्रावधान है संपत्ति का, उसे हटाकर अब रख दिया गया है आर्टिकल 300 के क्लोज ए में रख दिया गया है। किसे रखा? संपत्ति का अधिकार जो है पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब कानूनी अधिकार बन गया है, और इसीलिए इसे मौलिक अधिकार से हटाकर आर्टिकल 300 के क्लोज ए में रख दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल जी क्या कहता है? हमारा जी कहता है कि आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, आपको व्यापार करने का पाबंदी है नहीं ना, आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं। हाँ, अब जैसे मान लीजिए बिहार में दारू बंद है, तो क्या आप बिहार में दारू लाके बेच सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बेच सकते, क्योंकि जो राज्य में जिस चीज का प्रतिबंध लगाया गया उस राज्य में उस चीज का व्यवसाय थोड़ी कर सकते हैं। तो ये भी दिया गया है, अगर क्वेश्चन आएगा उस टाइप से तो मैं उसको पढ़ा दूंगी, क्योंकि जितने भी प्रतिबंधित चीज है उसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 19 के क्लोज बी के क्लोज 2 के सब क्लोज में किया गया है। ठीक है, तो जब वो वाला क्वेश्चन आएगा तो उस टाइप से मैं बता दूंगी। इसमें तो केवल कौन कौन सा अधिकार दिया गया है वो मैं पढ़ा दी हूँ, प्रतिबंधित वाला वो दूसरे
क्लोज में दिया गया है, जब क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिटा दे रही हूँ, आई होप आप लोग इसे लिख लिए होंगे। ये क्या कह रहा है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं किसके द्वारा, तो राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा चुना जाता है, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। और विधानसभा का जिक्र किस आर्टिकल में किया गया है, विधानसभा का संरचना का जिक्र किया गया है आर्टिकल 170 में। किस आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल 170 में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किस रंग में होती है, तो प्रकाश संश्लेषण का अधिकतम दर होता है लाल रंग में। किसमें होता है, लाल रंग में। दूसरे स्थान पे कौन सा है, तो लाल के बाद हो जाएगा नीला रंग, इसमें प्रकाश संश्लेषण का अधिकतम दर होता है, ठीक है। तो अगर आपसे ऑप्शन में अगर लाल और नीला दे दे तो दोनों हो जाएगा, अगर लाल नीला ब्लू हरा में चुनने के लिए आपको दे देगा तो लाल हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिकतम दर होता है लाल में और सेकेंड में होता है नीला में, ठीक है। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण का दर किसमें सबसे कम होता है, ठीक है, न्यूनतम दर। अगर आपसे न्यूनतम दर पूछ लिया जाए प्रकाश संश्लेषण का न्यूनतम दर, तो वो हो जाएगा बैगनी में। कौन सा कलर में, बैगनी रंग में। अगर वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण का दर बिल्कुल नहीं होता है, नहीं होता, कौन से रंग में नहीं होता, तो हरा में नहीं होता। किस में नहीं होता, हरा में बिल्कुल नहीं होता, पीला में भी नहीं होता, और किस में नहीं होता, और रक्त में नहीं होता, और रक्त में नहीं होता, पराबैंगनी में नहीं होता, ठीक है। तो आप तो हरा पढ़े होंगे, बाकी नहीं पढ़े होंगे, इसलिए नोट डाउन कर लीजिए किस किस में प्रकाश संश्लेषण का दर बिल्कुल नहीं होता, तो हरा में नहीं होता, पीला में नहीं होता, और रक्त में नहीं होता, पराबैंगनी में नहीं होता। सबसे कम किस में होता है प्रकाश संश्लेषण का दर, तो सबसे कम दर होता है बैगनी में, सबसे ज्यादा किस में होता है तो लाल में, इसके बाद किस में होता है, इसके बाद नीला में होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पौधे पर दूसरे पौधे का उगने, मतलब दूसरे उगने वाले पौधे क्या कहलाता है। मतलब कि जैसे देखिए आपको देखने को मिलता होगा कभी कभी कि एक पौधा बड़ा जैसा पेड़ है कोई, उसी पे दूसरा पेड़ निकल गया, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एपीफाइट। क्या कहा जाता है, एपीफाइट। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो आप लोग ने आर्किड को देखा होगा, आर्किड के पौधे को। ये क्या करता है, ये स्वतंत्र रूप से किसी चीज पे धरती से नहीं निकलता, ये किसी पेड़ पर ही उग जाता है, आर्किड। इसके बाद अमरबेल, अमरबेल क्या है, अमरबेल भी इसी का एग्जाम्पल है, अमरबेल भी जो किसी पेड़े पे उग जाता है, ठीक है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, आर्किड है क्या, सॉरी वो आर्किड, अमरबेल नहीं होगा, आर्किड ही होगा उसका ऑप्शन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एपीफाइट का आर्किड होगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि जलीय पौधे को क्या कहा जाता है, जो जल में उगने वाला पौधा होता है, जलीय पौधे को क्या कहा जाता है, जलीय पौधे को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है हाइड्रोफाइट। क्या कहा जाता है, हाइड्रोफाइट। आपसे पूछा जा सकता है कि जलीय पौधे को या फिर जल में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, हाइड्रोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोफाइट कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, मरुस्थलीय पौधे को क्या कहा जाता है, तो मरुस्थलीय पौधे को कहा जाता है जीरोफाइट। क्या कहा जाता है, जीरोफाइट, जीरोफाइट। लवणीय जल में, जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा हो, तो लवणीय जल में उगने वाली पौधे को क्या कहा जाता है, लवणीय जलीय पौधे को क्या कहा जाता है, यानी कि लवण की मात्रा जिस जल में अधिक हो उसमें उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, हेलोफाइट। क्या कहा जाता है, हेलोफाइट। समुद्र में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, हेलोफाइट। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो लवणीय जल में उगता है, इसीलिए उसे हेलोफाइट कहा जाता है, यानी कि लवणीय पौधे को क्या कहा जाता है, हेलोफाइट। मरुस्थल पौधे को क्या कहा जाता है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट। जलीय पौधे को क्या कहा जाता है, जो जल में उगता है उसे हाइड्रोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोफाइट कहा जाता है, ठीक है। और जो किसी पेड़ के ऊपर उग जाता है उसे क्या कहा जाता है, एपीफाइट कहा जाता है। एपीफाइट का एग्जाम्पल क्या है, आर्किड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एम्फीबियन
एम्फीबियंस किसे कहा जाता है? एम्फीबियंस कहा जाता है एम्फीबियंस या फिर उभयचर। उभयचर इसी को कहा जाता है। इंग्लिश में एम्फीबियन कहा जाता है, हिंदी में उभयचर कहा जाता है। ये किसे कहा जाता है? तो जल और थल दोनों में समान रूप से जो रहता है उसे एम्फीबियंस कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है मेढक। क्या है इसका एग्जाम्पल? मेढक या फ्रॉग। ठीक है, मेढक को ही इंग्लिश में फ्रॉग कहा जाता है। तो इसी का एम्फीबियन का एग्जाम्पल मेढक है, क्योंकि वो जल में और स्थल में दोनों जगह निवास करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल के किस स्तर में निम्नतम तापमान अवलोकित किया जाता है, यानी कि दर्ज किया जाता है। ठीक है, अवलोकित को ही दर्ज बोला जाता है, यानी कि वहां देखा गया। तो सबसे कम तापमान किस मंडल में रहता है? सबसे कम तापमान मध्य मंडल में रहता है। किस मंडल में रहता है? मध्य मंडल में रहता है। आप लोग तो पढ़े ही होंगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वाह्य मंडल, पढ़े ही होंगे ना। सबसे कम तापमान किस में रहता है? मध्य मंडल में। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अधिकतम तापमान, आइए देख लेते हैं। ठीक है, ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। अगर आपसे क्षोभ मंडल के बारे में बोल दिया जाए कि ये क्षोभ मंडल है, ठीक है, क्षोभ मंडल, ठीक है, इसका तापमान कितना रहता है? इसका तापमान -50 रहता है। कितना रहता है? -50। अगर समताप की बात की जाए, समताप, इसका तापमान कितना रहता है? इसका तापमान +10 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, इसका -50 डिग्री। अगर आपसे बोल दिया जाए कि मध्य मंडल, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़े, मध्य मंडल, इसका तापमान कितना रहता है? तो इसका तापमान रहता है -100 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है? 100 डिग्री सेल्सियस। आपका हो जाएगा ये आयन मंडल। आयन मंडल, आयन मंडल का तापमान कितना रहता है? तो इसका रहता है 800 डिग्री से 800 सेल्सियस डिग्री से 1000 सेल्सियस डिग्री तक रहता है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बाह्य मंडल। बाह्य मंडल, इसका तापमान, बाह्य मंडल या फिर एक्सोस्फीयर, इसका तापमान कितना रहता है? इसका तापमान रहता है 100 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री बोल रहे हैं, 1000 डिग्री। कितना रहता है? 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता है या फिर 1000 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो देख लीजिए आप, सबसे तापमान कम किसका है? सबसे तापमान कम है मध्य मंडल का। किसका है? सबसे कम तापमान मध्य मंडल का। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उल्का पिंड वाला घटना किस मंडल में होता है, तो उल्का पिंड वाला घटना आयन मंडल में होता है। किस मंडल में होता है? आयन मंडल में उल्का पिंड वाला घटना होता है। आपसे पूछा जाएगा कि एरोप्लेन किस मंडल पे चलता है, तो किस मंडल में एरोप्लेन चलता है? तो एरोप्लेन चलता है समताप मंडल में। किस मंडल में चलता है? समताप मंडल में। अगर वहीं आपसे एरोप्लेन नहीं दे कि हेलीकॉप्टर दे देगा कि हेलीकॉप्टर किस मंडल में चलता है, तो हेलीकॉप्टर जो है वो क्षोभ मंडल में चलता है। किस मंडल में चलता है? सबसे निचला क्षोभ मंडल में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मौसम परिवर्तन वाली घटना किस मंडल में होता है, तो मौसम परिवर्तन वाला घटना भी क्षोभ मंडल में होता है। किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से जीरोथैलेमिया होता है। कौन सा बीमारी होता है? जीरोथैलेमिया। और इसी की कमी से एक और बीमारी होता है। कौन सा? रतौंधी। कौन सा बीमारी? रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। कौन सा बीमारी? नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है या फिर रतौंधी भी कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से होता है। कौन सा? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। क्या नाम है? रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। इसका सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत, तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। क्या है? गाजर। हालांकि पालक साग में भी विटामिन ए का बहुत मात्रा पाया जाता है, लेकिन प्रचुर मात्रा में विटामिन ए गाजर में मिलता है। और जितने भी पीले फल होते हैं, जैसे कि आम हो गया पीला, पका हुआ आम, विटामिन ए पाया जाता है। पका हुआ पपीता, कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। कुछ मात्रा में संतरा में भी विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, हालांकि खट्टे फलों में ज्यादातर विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन पीले फल जितने भी होते हैं उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में विटामिन ए जरूर पाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कि जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए किसका प्रयोग होता है? तो इसमें इसका इलाज के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग होता है। किसका? बाइफोकल लेंस का। बाइफोकल लेंस मतलब अवतल और उत्तल दोनों लेंस का एक साथ प्रयोग होता है। ठीक है,
बाइफोकल लेंस की बात करें, इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी खोज किया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, और इन्हीं के द्वारा, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ही तड़िक चालक का भी खोज किया गया था। किसका? तड़िक चालक का भी खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था, ठीक है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ही बाइफोकल लेंस का खोज किया गया था। ये बीमारी ज्यादातर किसमें देखा जाता है? ये बीमारी ज्यादातर उम्रदराज लोगों में देखा जाता है। जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उन्हीं में ये बीमारी पाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपकी निकट की दृष्टि और दूर की दृष्टि दोनों ही खराब हो जाता है। मतलब ना ही आप नजदीक की चीजों को सही तरह से देख पाते हैं और ना ही आप दूर की चीजों को सही तरह से देख पाते हैं, यानी कि दोनों ही दृष्टि दोष इसमें हो जाता है। इसी को बाइफोकल लेंस के द्वारा ही ठीक किया जाता है, जिस बीमारी को क्या कहा जाता है? जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इस बीमारी में सिलियरी मांसपेशी जो है ना, वो सही से काम नहीं करता है, कमजोर हो जाता है, जिस कारण लेंस को सही तरह से पकड़ नहीं पाता है, मतलब सही तरह संतुलन नहीं बना पाता, जिस कारण ना नजदीक का चीज लोग देख पाता है, ना दूर का चीज लोग देख पाता है। किन लोगों में ये बीमारी होता है? तो उम्रदराज लोगों में होता है, ठीक है। जो बुजुर्ग हो चुके हैं उन्हीं में ये बीमारी होता है। अगर निकट दृष्टि दोष की बात की जाए, निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है? तो देखिए, नाम से तो आपको लगेगा कि निकट दृष्टि दोष है, यानी कि पास का चीज नहीं दिखता है, लेकिन उल्टा होता है। जिसको निकट दृष्टि दोष रहता है उसको दूर का चीज नहीं दिखता है। क्या होता है? दूर का चीज दूर नहीं दिखता, ठीक है, नहीं दिखता है दूर का चीज, ठीक है। और इसका इलाज किस लेंस के द्वारा किया जाता है? तो जिसको निकट दृष्टि दोष है उसका इलाज किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा। किस लेंस के द्वारा? तो अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष का इलाज किया जाता है। और इसमें क्या होता है? इसमें दूर का चीज नहीं दिखता है, ठीक है। वहीं अगर दूर दृष्टि दोष की बात की जाए, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में निकट का चीज नहीं दिखता, यानी कि पास का चीज नहीं दिखता। और इलाज कैसे होता है? तो उत्तल लेंस के द्वारा इलाज होता है। किसके द्वारा? कौन सा लेंस का चश्मा लगाया जाता है? जिसको दूर दृष्टि दोष हुआ रहता है उसको उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है, और जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसको कौन सा लेंस का चश्मा लगाया जाता है? तो उसको अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसके इलाज के लिए। और जिसको निकट दृष्टि दोष है वो क्या करेगा? उसको दूर का चीज नहीं दिखेगा, लेकिन जिसको दूर दृष्टि दोष है उसको निकट का चीज नहीं दिखेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडे व रोटी के आहार पर जीवन यापन अपना कर रहा है, जीवन यापन करता है, तो उसे संभावनाएं हैं किस चीज की कमी हो जाएगी? तो उसको विटामिन सी की कमी हो जाएगी। किसकी कमी हो जाएगी? विटामिन सी की कमी हो जाएगी। आपको पता होगा, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ठीक है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। इसीलिए विटामिन सी की वैसे लोगों में कमी हो जाएगी जो केवल दूध, अंडे और रोटी पर ही अपना जीवन यापन करेंगे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, मान लीजिए आपसे ये नहीं पूछता इस क्वेश्चन में कौन सा विटामिन की कमी हो जाए, और सीधा आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा बीमारी से ग्रसित हो जाएगा, बोलो, तो स्कर्वी नामक रोग से। कौन सा? स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एक और क्वेश्चन बता देती हूँ, पिछले वाला वीडियो में मैं बताना भूल गई थी। विटामिन डी को किस नाम से, एकमात्र विटामिन जिसे हार्मोन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, मैं कल सोची थी बता दूंगी लेकिन दिमाग से स्किप कर गया। तो किस विटामिन को हार्मोन विटामिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन डी को हार्मोन विटामिन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हार्मोन के नाम से एकमात्र विटामिन को जाना जाता है। किस विटामिन को? विटामिन डी को। किस विटामिन को एच विटामिन के नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन B7 को एच विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। कौन सा विटामिन कहा जाता है? एच विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है? रिकेट्स। कौन सा बीमारी हो जाता है? रिकेट्स रोग। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHO3। क्या नाम सूत्र है? NaHCO3। क्या सूत्र है? NaHCO3, ठीक है। अगर वही आपसे वाशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ लिया जाए,
कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है, इंटू 10H2O, यानी कि Na2CO3 इंटू 10H2O किसका फॉर्मूला है, तो वॉशिंग सोडा का। किसका फॉर्मूला है, वॉशिंग सोडा का। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का, तो इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्या है, C6H12O6, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ठीक है। हाइड्रोजन बम का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो हाइड्रोजन बम का खोज किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा। किसके द्वारा, एडवर्ड टेलर के द्वारा एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम का खोज किया गया था। वहीं अगर आपसे परमाणु बम की बात की जाए, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो परमाणु बम जो है वो अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है परमाणु बम, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु बम की खोज की अगर आपसे बात की जाए कि परमाणु बम की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो परमाणु बम की खोज किया गया था ओपेनहाइमर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, ओपेनहाइमर के द्वारा। और हाइड्रोजन बम का खोज तो एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगर वहीं आपसे बोला जाए कि नाभिकीय संयंत्र जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय संयंत्र कार्य करता है नियंत्रित संलयन अभिक्रिया के द्वारा। किस पर कार्य करता है, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पे कार्य करता है। आपका न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, नाभिकीय संयंत्र कार्य करता है, ठीक है। जबकि परमाणु बम किस पर कार्य करता है, तो परमाणु बम कार्य करता है अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर। और हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है, ठीक है। और हाइड्रोजन बम का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो एडवर्ड टेलर के द्वारा। परमाणु बम का खोज किसके द्वारा किया गया था, या फिर खोज बोलिए या फिर आविष्कार बोलिए, दोनों ही एक ही है। तो परमाणु बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, ओपेनहाइमर के द्वारा, जबकि हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर के द्वारा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड, टार्टरिक एसिड और किसमें पाया जाता है, तो आपसे अगर इमली पूछा जाए कि इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इमली में भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है। घास में, तो घास में भी टार्टरिक एसिड ही पाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड, मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड, साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, तो नींबू में। अगर वहीं आपसे सिरका में पूछ लिया जाए कि सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, सिरका में, तो सिरका में पाया जाता है ओहो, साइट्रिक एसिड नींबू में और सिरका में पाया जाता है। भाई क्यों नहीं लिखा रहा है, ओहो, छोड़िए कुछ हो गया है। सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड। घास में कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड, ठीक है। और खट्टे आम में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो खट्टे आम में भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड खट्टे आम में भी पाया जाता है, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए खट्टे आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो खट्टे आम में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है पके आम में, तो पके आम में विटामिन ए पाया जाता है, जबकि खट्टे आम में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा लिखा रहा है कि भाई, हाँ लिखा रहा है। सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, सिरका, एसिटिक एसिड। कौन सा,
एसिडिक एसिड पाया जाता है। ओहो! लिखा नहीं गया, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? एसिडिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है, जबकि नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है? तो आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।